आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यानी जो हमारा वो टेक्निक है और जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं उसमें हम किस तरीके से सुधार कर सकें जिससे कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आप जानते हैं कि हम बहुत सालों से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं जो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर होती आ रही है। और अगर हम बात करें, इट वॉज मैंशंस इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं कि एग्रीकल्चर होती आ रही है। सस्टेन यूज़ ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पिटिएबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हिंडर्ड दैट पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर हमें लैंड का डेवलप करना है, उस पर जीवन यापन करना है, जीविका चलानी है, लेकिन अगर हम सोचें विदाउट टेक्नो और इंस्टीट्यूशनल्स में सुधार करे बिना, चेंज करे बिना कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी बाधा होगी हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। क्योंकि बिना टेक्निकल और इंस्टीट्यूशंस के चेंज करे बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरीगेशन मोस्ट ऑफ फार्मर इन, यानी जिनके पास इरीगेशंस के सोर्स नहीं है, डेवलप नहीं है, अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं या फार्मर्स हैं जिनके पास सोर्स नहीं है इरीगेशन सिंचाई के लिए। तो लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री का भी ऐसा है फार्मर्स का, जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, मानसून पे या फिर नेचुरल फर्टिलिटी, यानी मैन्यूर भी उनका होता है जो अपना घर का जो पशुओं द्वारा बनाया गया होता है, खाद है जो वो घर की ही डालते हैं बनी हुई, जिसे हम कहते हैं गोबर वगैरह, जो डंग पशुओं का जो वेस्ट होता है। तो जो नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं या फिर मॉनसून पे डिपेंड करते हैं, वो फार्मर्स का एक लार्ज पार्ट है हमारी कंट्री में। अगर हम बात करें कि अगर ये तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है डेवलप में, अगर हम फार्मर की फार्मिंग की डेवलपमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की बात करें, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही है कि लार्ज पार्ट जो है मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा चैलेंज है ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसकी लिमिटेड जो हमारे पास लैंड है, आपने पढ़ा है सोइल वाले चैप्टर में, तो जो हमारा मोर पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, यानी मोर देन 60% पॉपुलेशन है जो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। अगर ये इसीलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ रही है कि सीरियसली हमें लेना पड़ेगा टेक्निकल्स और इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म को, कि अगर हमने ये जल्दी ही नहीं करा तो जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फार्मर्स अगर उनकी जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप नहीं हो पाएगी तो हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा जो नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमें कलेक्टिवाइजेशंस कर सकते हैं, इसके लिए कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स कर सकते हैं, यानी कलेक्टिवाइजेशन जब हम समूह में खेती कर सकते हैं, एक छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड के होते हैं, अगर उसे हम बड़ा लैंड बना लें तो मॉडर्न टेक्निक से कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल पैचेस में तो मॉडर्न टेक्निक से हम फार्मिंग नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो हम कलेक्टिवाइजेशंस कर सकते हैं, कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स। जो किसी भी लैंड पे बहुत बड़ी लैंड पे किसी का कंसोलिडेट होता है तो उसको हम लैंड लेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉपरेशंस संस्थाएं खोल सकते हैं, अबॉलिश ऑफ जमींदारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमें करना ही पड़ेगा। वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सुधार किए भी गए हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी स्वतंत्रता के बाद यही रही है कि किस तरीके से चेंज किया जा सके। लैंड रिफॉर्म द मेन फोकस रहा है फर्स्ट 5 प्लान्स में, यानी पंचवर्षीय योजनाएं जब बनाई गई थी तो लैंड का सुधार करना, रिफॉर्म करना, ये मेन रहा है। क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी जो हमें पूर्वजों से लैंड मिलती है फिर आगे फिर वो पास आउट होती रहती है, तो लैंड एक होल्डिंग बनी रहती है, यानी जो कंसोलिडेट ऑफ होल्डिंग है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इसको चेंज करने के लिए लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म बना, एनेक्टेड बट द लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एनेक्टेड यानी बना तो सही लैंड रिफॉर्मेंट्स का ये लॉ, लेकिन फिर भी वो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा कम रहा, इतना नहीं हो पाया जितना सोचा था। गवर्नमेंट इंडिया एमार्क अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960-70। उसने गवर्नमेंट्स ने बहुत इमार्केबल वर्क करा है एग्रीकल्चर सुधार के लिए, इम्प्रूव करा है।
और 60 से 70 के बीच में जैसे कि बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हो मॉडर्न टेक्निक से की गई एग्रीकल्चर, जैसे कि हरियाणा पंजाब में की गई थी, जिससे कि वीट राइस की जो क्रॉप थी वो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो गया था। इसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशंस, HY सीड्स यूज़ किए गए थे, जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा सके। वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया। इसी तरह वाइट रेवोल्यूशन भी हुआ, जिससे कि हम श्वेत क्रांति कहते हैं, यानी दूध का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। तो मॉडर्न टेक्निक की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। एंड कुछ और भी स्ट्रेटजीज थी जो उन्होंने इनिशिएटिव की और इम्प्रूव किया एग्रीकल्चर्स के अंदर, इंडियन एग्रीकल्चर में। दिस टू लैड टू कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरिया, और मेन कुछ डेवलपमेंट कुछ सिलेक्टेड एरिया में ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसीलिए हम कह सकते हैं 1980 के बीच में डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए, इनिशिएटिव किए गए, विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। दोनों में ही ये इंक्लूड हैं जो चेंजेस किए गए। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज़। मतलब अगर कोई क्रॉप है, अगर वो सूखा आता है या बाढ़ आता है या साइक्लोन आती है या आग लग जाती है, बीमारी की वजह से फसल ख़राब हो जाती है, तो इंश्योरेंस करा सकते हैं किसान। तो ये प्रोविज़न किया गया और एस्टेब्लिश किए गए ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बैंक्स फॉर प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि फार्मर्स को ऐसे बैंकों से, सहकारी बैंकों से या संस्थाओं से लोन मिल सके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि वो मनी लेंडर जो होते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स से की ट्रैप ना हो सकें। कई बार क्या होता है, फसल ख़राब होने की वजह से, ड्रॉट आने की वजह से, फ्लड आने की वजह से वो लोन नहीं चुका पाते हैं प्राइवेट लेंडर का, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और कई बार उनकी ज़मीन भी चली जाती है। तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट करे, किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट करा कि वो किसान क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे उनकी ज़मीन के हिसाब से उनको लोन दिया जाता है, जिसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है कि 2% और साल में एक बार देना होता है। जब उनकी फसल पक जाती है या उनका 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 उनको मूल्य मिल जाता है, तो प्राइस मिल जाता है सेल करने के बाद, तो वो आसानी से दे पाते हैं। और बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप को शोन से लेकर हार्वेस्टिंग करने से तक के बीच में जो छोटे छोटे उनके एक्सपेंसेस होते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बहुत काम में आता है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स भी बनाई गई कि अगर कोई ऐसे अनजाने जाने में कोई फसल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस पर भी उनको पैसा मिल सके। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए प्रोवाइड करी। मोर एवर स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चर से बुलेटिन भी स्टार्ट किए गए, मानसून स्पेशल वेदर की फैसिलिटीज़, ताकि उनको पता चल ताकि फार्मर्स को पता चल सके मॉनसून क्या चल रहा है। रेडियो टेलीविजन्स में वेदर की कंडीशंस की बुलेटिन उनको पहुंचता रहता है फार्मर्स को, ताकि वो अवेयर हो जाएं और अपनी क्रॉप को उसी के अकॉर्डिंग कल्टीवेट करें या हार्वेस्ट करें, क्योंकि जो मॉनसून है वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। और कई बार क्या होता है, कोई स्ट्रोम आना है या फिर साइक्लोन आना है या बहुत ज़्यादा बारिश आनी है, उसकी खबर होना फार्मर्स को बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बनाती है, यानी एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देती है फसल का जब पक के आती है कि इतना मूल्य किसानों को मिलना ही चाहिए। क्योंकि कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो कि उनसे मन हो सकता है कि वो कम रेट पे ख़रीद लें और उनको एग्जैक्ट मूल्य किसानों को ना मिले, तो इसीलिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट ही मूल्य निर्धारित करती है और किसान गवर्नमेंट को जाके सेल कर देते हैं। ज़्यादा में अगर उन्हें सेल करना है तो वो किसी को भी कर सकते हैं, प्राइवेट ब्रोकर्स को कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें उतना मूल्य तो उनको मिलेगा ही जो उनका थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल सके और जितना उन्होंने फार्मर्स ने लगाया है उनको लॉस ना हो सके, तो उसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सब वर्क कर रखे हैं ताकि उनको फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो।